फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का फिफ्थ वीडियो। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारा एक फेसबुक ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से, अगर चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यूज़। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, ये दो प्रोसेस से मिलके बना होता है। एक तो होता है मैकेनिकल प्रोसेस और एक होता है केमिकल प्रोसेस। तो अगर कभी भी एनसीईआरटी नीट में एमसीक्यू आता है कि भाई डाइजेशन के कितने प्रोसेस होते हैं, तो बेसिकली दो होते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। तो देखिए, जो हमारी जो बक्कल कैविटी होती है ना, उसके दो मेजर फंक्शन क्या होते हैं। तो उसके दो मेजर फंक्शन होते हैं। एक तो होता है कि वो फूड जो होता है, फूड का मेस्टिकेशन करते हैं, मतलब जो खाना हम लोग खाते हैं उसको अच्छे से चबाते हैं। क्योंकि हमारे बक्कल कैविटी में क्या होते हैं, टीथ होते हैं। तो टीथ का फंक्शन ही होता है कि फूड पार्टिकल्स को जो है उनको अच्छे से ग्राइंड करना। और दूसरा होता है कि ये हेल्प करते हैं, जो बक्कल कैविटी होती है वो हेल्प करती है स्वेलोइंग के अंदर। ठीक है। तो दो मेजर फंक्शन अगर पूछे जाएं बक्कल कैविटी के, तो एक तो हो गया मेस्टिकेशन ऑफ फूड पार्टिकल और दूसरा फैसिलिटेशन ऑफ सेलोइंग। तो ये आप लोग को हमेशा याद रखना है। अब देखिए, जो टीथ होती है और जो टंग होती है, ठीक है, वो सलाइवा की हेल्प से क्या करती है कि जो एक तो मेस्टिकेट करती है फूड को, और दूसरा जो सलाइवा होती है वो खाने के अंदर थॉरोली मिल जाती है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये जो टीथ और टंग क्या होते हैं, ये सलाइवा की हेल्प से खाने को अच्छे से मेस्टिकेट करते हैं और उसको खाने को मिक्स कर देते हैं थॉरोली। ओके। अच्छा, सलाइवा के अंदर क्या होता है, म्यूकस होता है। तो भाई इस म्यूकस का फंक्शन क्या है, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो म्यूकस के दो फंक्शन इंपॉर्टेंट है। एक तो वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, मतलब जो आपका जो खाना बना उसको जो माउथ के अंदर जो आपने जो खाने को जो चबाया उसको लुब्रिकेट करता है। और दूसरा वो जो मेस्टिकेटेड जो फूड पार्टिकल्स हैं, जो आपने आपने देखिए, आपने सॉलिड खाना खाया था, अब आपने उसको चबा चबा के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया। तो इन डिफरेंट पार्टिकल्स को एक दूसरे से जो जोड़ने का काम है वो भी म्यूकस ही करता है, जो सलाइवा के अंदर होता है। ठीक है। और फाइनली जो खाना आपका म्यूकस के मिलने के बाद जब सलाइवा खाने में मिल जाती है अच्छे से, उसमें म्यूकस होता है वो मिल जाता है, तो जो फाइनल जो आपका जो प्रोडक्ट बनता है ना, फूड पार्टिकल्स अंदर जो मिल के बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बोलस। तो कभी भी अगर एमसीक्यू आता है कि भाई बोलस कहाँ बनता है, तो आपको बोलस बताना है। बोलस बक्कल कैविटी में बनता है। मतलब फूड जो इंजेस्टेड जो फूड है उससे जो बोलस बनता है वो बक्कल कैविटी के अंदर बनता है। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई सलाइवा जो होती है ना, उसके काफ़ी सारे फंक्शन है। जैसे आपने देख लिया कि वो उसमें म्यूकस होता है। और एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो सलाइवा होती है ना, उसके अंदर ना इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। कभी भी अगर एमसीक्यू आता है कि सलाइवा में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या होते हैं, सलाइवा के अंदर ना दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी होते हैं, जिसमें एक है आपका सलाइवरी अमाइलेज और दूसरा है लाइसोजाइम। तो ये एमसीक्यू कभी गलत मत कीजिएगा। कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि उनको याद नहीं रहता कि भाई सलाइवा में कोई एंजाइम भी होता है। हाँ, सलाइवा में एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। तो देखिए, अब ये जो ओरल कैविटी में जो बोलस बना ना, ये अब ओरल कैविटी से जाएगा फेरिंग्स में। हमने पहले पढ़ा था भाई फेरिंग्स क्या होती है। तो ओरल कैविटी के पीछे फेरिंग्स होती है। बेसिकली हम यहाँ पे ओरोफेरिंग्स की बात करेंगे, कि ऐसे तो तीन पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स होती है, ओरोफेरिंग्स होती है और लरिंजोफेरिंग्स होती है। पर ओरोफेरिंग्स में आपका खाना जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये खाना कहाँ पे जाएगा, फेरिंग से ईसोफेगस में। कैसे, बाय swallowing और डेग्लूटेशन। तो आपको देखिए सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले ओरल कैविटी में खाना आया, वहाँ से आया फेरिंग्स में और वहाँ से गया ईसोफेगस के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या होगा, अब ये जो खाना जिसको हम लोग बोलस बोलते हैं, ये फर्दर पास करेगा ईसोफेगस से। अब ईसोफेगस से ऐसे ही अपने आप से पास नहीं करता, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टॉल्सिस। पेरिस्टॉल्सिस की वजह से ये खाना ईसोफेगस में से नीचे की तरफ पास करता है। तो पेरिस्टॉल्सिस अगर कभी भी एग्जाम में कोई पूछता है कि होता क्या है, तो पेरिस्टॉल्सिस में क्या होता है कि देखो, इट इज़ अ सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की सक्सेसिव वेव है। आगे के डायग्राम में हम लोग समझाएंगे कैसे होती है। ओके। तो देखो, ये आपकी ईसोफेगस है, ये इसको हम रेड कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपकी ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस है। ओके। तो देखिए, ये ईसोफेगस में जो ग्रीन कलर का है ना, ये बोलस है, ये बोलस फूड पार्टिकल है। अब ये आगे बढ़ेगा कैसे, कि ये जो बोलस के जस्ट ऊपर की जो ये मसल्स है ना,
ये मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगी तो नीचे की मसल्स जो होंगी ना ईसोफेगस की, वो रिलैक्स करना शुरू हो जाएंगी। तो आप ऑब्वियसली आप दिमाग लगा के देखिए, जब ऊपर की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और नीचे की मसल रिलैक्स करेगी तो वो फूड पार्टिकल को नीचे की तरफ पुश करेगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टॉल्सिस, मतलब कि अ सक्सेसिव वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देखिए हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसमें मसल होती है, हमने पढ़ा था कि क्या क्या लेयर हैं। ठीक है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस में जो मसल है ना, उनका यही काम होता है कि पेरिस्टॉल्सिस करना, जिससे कि फूड पार्टिकल जो है एलिमेंट्री कैनाल के पास के अंदर या यहाँ पे ईसोफेगस के अंदर उसको आगे धकेल सकें। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, गलत नहीं करना, बहुत इसमें कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका बोलस है, वहाँ वाला एरिया, वहाँ वहाँ की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। जो रिलैक्स हो जाएंगी तो वो जो स्पेस है वो बड़ा हो जाएगा, और उससे जस्ट बोलस से जस्ट पहले का जो एरिया है वहाँ की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये खाने को आगे की तरफ पुश करेंगी। तो ऐसे ही वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन चलते रहेंगे और फाइनली आपका खाना आगे बढ़ता रहेगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका खाना ईसोफेगस में आया। अब ईसोफेगस से जब वो स्टमक में आता है ना, तो बीच में हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, एक स्फिंक्टर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, तो ये जो स्फिंक्टर है ना, यही कंट्रोल करता है कि आपका खाना ईसोफेगस से स्टमक में आएगा या नहीं। तो जब भी खाना स्टमक में आता है ना, तो ये रिलैक्स हो जाता है, ये जो स्फिंक्टर है ये रिलैक्स हो जाएगा, तो यहाँ से पैसेज खुल जाएगा और आपका जो फूड है वो इजीली ईसोफेगस से स्टमक के अंदर आ जाएगा। ओके, और जैसे ही खाना यहाँ पे आ जाएगा, ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उस जो गेटवे को ये बंद कर देगा। तो हमेशा याद रखना, अगर कभी भी एमसीक्यू आता है कि ईसोफेगस से स्टमक में जो फूड का जो पैसेज है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो हमेशा आंसर लगाना गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये सब रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए हमने अभी तक का जो ये प्रोसेस पढ़ा था ना, ये था आपका फिजिकल प्रोसेस। हमने पढ़ा था कि जो आपका जो डाइजेशन है उसमें दो प्रोसेस होते हैं, मैकेनिकल एंड फिजिकल। ठीक है, तो जो फिजिकल प्रोसेस था ना, वो क्या था भाई, वो यही था कि जिसमें पेरिस्टॉल्सिस आ गई, डेग्लूटिशन आ गया, उसमें जो आपने जो ग्राइंडिंग की ना फूड पार्टिकल्स की टीथ से, वो आ गया, वो सब फिजिकल प्रोसेस है। अब एक होता है आपका केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या होता है, ये बेसिकली एंजाइमेटिक एक्शन जो होता है वो। तो अब एक एमसीक्यू आता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन का, वो कहाँ इनिशिएट होता है। तो अक्सर बच्चे लोग ना गलत आंसर लगाते हैं, सबको स्टमक याद रहता है, कोई स्टमक लगा देगा, इंटेस्टाइन लगा देगा, ऐसा नहीं है। ये ओरल कैविटी के अंदर ही स्टार्ट होता है। हमने पढ़ा था कि ओरल कैविटी में दो इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं, एक होता है स्लाइवरी एमाइलेज। ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज होता है, और लाइसोजाइम। तो जो स्लाइवरी अमाइलेज होता है ना, ये देखो जहाँ भी अमाइलेज आ जाए ना, आप लोग याद रखना, अमाइलेज हमेशा रिलेटेड होता है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से। तो अमाइलेज जो एंजाइम होगा ना, वो कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा। तो ये जो ओरल कैविटी का एंजाइम है ना, इसका हाइड्रोलिटिक एक्शन होता है। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है। कभी पूछे कि भाई स्लाइवरी अमाइलेज कैसा एंजाइम है, तो कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, मतलब कार्बोहाइड्रेट को ये ना ब्रेक कर देता है। तो देखिए कैसे करता है कि हम जो खाना खाते हैं, जो वेजिटेबल, जो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन जो भी होता है, अगर हम सबको पता है कि हमारे खाने में स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट है, तो स्टार्च का डाइजेशन कौन करता है, स्टार्च का डाइजेशन करेगा स्लाइवरी अमाइलेज। ओके, और ये इसको ब्रेक कर देगा, जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च होता है उसको ब्रेक कर देगा एक डाइसैकेराइड में, जिसको आप बोलते हो माल्टोज। तो ये एमसीक्यू जब भी आए गलत मत करना कि स्लाइवरी अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को ब्रेक करता है माल्टोज के अंदर। और ये माल्टोज जो है क्या है, ये मोनोसैकेराइड नहीं है, ये पॉलीसैकेराइड नहीं है, ये डाइसैकेराइड है। तो हमेशा याद रखना है इसको। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आएगा कि ये जो स्लाइवरी अमाइलेज है, इसको कितना पीएच चाहिए होता है वर्क करने के लिए। तो देखिए इसको जो पीएच चाहिए होता है ना, वो चाहिए होता है 6.8। ठीक है, 6.8 पीएच चाहिए, और यही पीएच होता है आपकी सलाइवा का, इसीलिए ये वहाँ पे ओरल कैविटी में अच्छे से वर्क करता है। तो ये एमसीक्यू हो गया। ओके, एक और एमसीक्यू आएगा कि जो आपका जो ये स्लाइवरी अमाइलेज है, ये कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज कर देता है। तो आपने जो टोटल स्टार्च खाया ना, उसका लगभग 30% को ये हाइड्रोलाइज कर देता है। हमेशा याद रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 30%। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो ये स्लाइवरी अमाइलेज पे आपके इतने ही एमसीक्यू बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम है आपका लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम भी स्लाइवा के अंदर होता है, और इसका क्या काम होता है, इसका एंटी बैक्टीरियल काम होता है। मतलब कि ये कुछ जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको मार देता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है।
तो ये लाइसोजाइम का ये फंक्शन हो गया, आपको कभी गलत नहीं करना। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं स्टमक के अंदर। तो देखो, जो स्टमक की जो म्यूकोसा होती है ना, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। आगे के डायग्राम में हम देखेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसे पड़ती हैं, कैसे बनती हैं, ठीक है। तो आपको अभी यहाँ पे ये याद रखना है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ना 3 मेजर सेल्स होती हैं, ऐसे चार चार होती हैं, पर यहाँ पे हम मेजर जो होती हैं वो 3 होती हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहली है म्यूकस नेक सेल, ठीक है। म्यूकस नेक सेल क्या करती है, ये म्यूकस सिक्रीट करती है। इंपॉर्टेंट, कभी मत गलत करना, म्यूकस नेक सेल क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस। दूसरा होती है पेप्टिक सेल, चीफ सेल या जाइमोजन सेल, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ही सेल के 3 नाम है और आपको तीनों नाम पता होने चाहिए कि ये एक ही सेल के, क्योंकि ना एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, वो कभी जाइमोजन सेल करके पूछेगा, कभी चीफ सेल करके पूछेगा, तो बच्चों को याद ही नहीं रहता कि आखिर किसके बारे में बात करते। तो आप याद कर लो, पेप्टिक सेल को ही बोलते हैं चीफ सेल और पेप्टिक सेल को ही बोलते हैं जाइमोजन सेल, जाइमोजन सेल को ही बोलते हैं चीफ सेल। एक ही बात है, तो ये एक ही सेल के डिफरेंट डिफरेंट नाम है। जैसे भाई किसी का घर का नाम होता है सोनू, बाहर का नाम होता है अभिषेक, उसी तरीके से एक ही आदमी के 3 नाम हैं, पेप्टिक सेल, चीफ सेल एंड जाइमोजन सेल। तो ये लोग सिक्रीट क्या करती हैं, ये सिक्रीट करती हैं प्रो एंजाइम। तो देखो प्रो एंजाइम क्या होते हैं, प्रो एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो ना डीएक्टिवेटेड होते हैं, उनको ना एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। तो जो प्रो एंजाइम होते हैं उनको कुछ एक्टिवेशन चाहिए होता है। तो प्रो एंजाइम, यहाँ पे कौन से 2 प्रो एंजाइम सिक्रीट होते हैं, एक होता है पेप्सिनोजेन और एक होता है प्रोरेनिन, ठीक है। और एक और बात बता दूं आपको, जहां भी बायोलॉजी में इस तरीके का नाम हो ना, GN लगाओ, पेप्सिनोजन, ठीक है। तो पेप्सिनोजन ये हमेशा ये इंडिकेट करता है कि इट इज़ अ प्रो एंजाइम, पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन एक प्रो एंजाइम है और एक होता है प्रोरेनिन। ऐसे ही जहाँ पे प्रो लगा होता है वो भी एक प्रो एंजाइम होता है। तो अगर एमसीक्यू आता है कि पेप्टिक सेल, चीफ सेल या जाइमोजन सेल क्या सिक्रीट करती हैं, तो वो सिक्रीट करती हैं 2 प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, ठीक है। नेक्स्ट सेल है आपकी पैराइटल सेल और या उनको बोलते हैं ऑक्जिंटिक सेल। ये भी कभी गलत करना, पैराइटल सेल या ऑक्जिंटिक सेल एक ही बात है और ये सिक्रीट करती हैं HCl। एक तो HCl सिक्रीट करेंगी और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ सिक्रीट करती हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, एमसीक्यू में खूब आता है। ये क्या होता है, एक विटामिन B12 होती है जो हम लोग खाते हैं, ये उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर आप किसी की बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर किसी की बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन नहीं हो रहा है तो उसको विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगी, उसको उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो देखिए ये डायग्राम है इंपॉर्टेंट, ये हम लोग देख लेते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का डायग्राम है, ठीक है। तो ये होता है, देखो ये म्यूकोसा है, ये आपकी ये स्टमक है, ये स्टमक की म्यूकोसा है, ये सब म्यूकोसा है। तो ये वाला जो हिस्सा है पूरा स्टमक का, ये म्यूकोसा हो गया। अब स्टमक की म्यूकोसा की एक खास बात है कि उसमें कुछ पिट बने होते हैं, कुछ क्लेफ्ट्स होते हैं इस तरीके से। देखिए पिट, ये अंदर की तरफ पिट, ये फिंगर की तरफ प्रोजेक्शन होते हैं, ये अंदर की तरफ पिट बन जाते हैं यहाँ पे। तो कभी भी एमसीक्यू आए कि किसकी म्यूकोसा में पिट होते हैं, तो जो स्टमक की जो म्यूकोसा होती है उसमें पिट्स होते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ वो इनफोल्ड होकर इस तरीके से पिट बना देते हैं, इन्हीं के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड बनती हैं। तो भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमने 3 मेजर सेल की बात की थी, एक तो म्यूकस सेल थी, म्यूकस नेक सेल, एक पैराइटल सेल थी और एक चीफ सेल थी, ठीक है। देखो आप लोग डायग्राम हमेशा याद रखना, डायग्राम ना इंसान को ज़्यादा दिनों तक उसके दिमाग में रहते हैं और वो कंफ्यूज नहीं करता है, भूलता नहीं है, तो इसलिए डायग्राम हमेशा याद रखने हैं। तो यही एक मैग्नीफाइड डायग्राम है, ये गैस्ट्रिक पिट है, ठीक है। ये पूरा तुम्हारा गैस्ट्रिक पिट है, इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड बनी हुई है। अब अगर और डिटेल में देखें तो म्यूकस सेल भी 2 टाइप की होती है, एक होती है सरफेस म्यूकस सेल जो कि ये सरफेस पे होती है यहाँ पे, और एक होती है नेक म्यूकस सेल जो कि इस पार्ट को हम लोग ग्लैंड की नेक बोलते हैं, तो नेक में म्यूकस सेल होती है। उसके बाद होती है तो ये सरफेस पे एक म्यूकस सेल हो गई और एक ग्लैंड की नेक में हो गई, तो नेक म्यूकस सेल हो गई। एक होती है पैराइटल सेल, ठीक है। तो पैराइटल सेल हो गई, ये यहाँ पे पैराइटल सेल होगी। पैराइटल सेल क्या सिक्रीट करती थी, एक तो सिक्रीट करती थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर। एक होगी आपकी चीफ सेल, चीफ सेल को हम लोग क्या जानते थे, चीफ सेल क्या सिक्रीट करती थी, चीफ सेल सिक्रीट करती थी आपकी पेप्सिनोजन, ठीक है। और क्या करती थी, यहाँ पे लिखा नहीं है पर प्रोरेनिन भी सिक्रीट करती थी, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दूं कि स्टमक के अंदर भी ना एक एंजाइम होता है बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है ना वो भी चीफ सेल से ही सिक्रीट होता है, याद रखिएगा, ओके। और आखिरी में एक होती है ये जो ब्लूइश है, ये है आपकी जी सेल। जी सेल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिक्रीट करती है, एक हार्मोन होता है गैस्ट्रिन। तो कभी भी अगर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आए कि गैस्ट्रिन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो गैस्ट्रिन जो है ना वो गैस्ट्रिक ग्लैंड की जी सेल से सिक्रीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को।
अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्टमक जो होता है ना, उसके अंदर जो खाना है वो लगभग 4 से 5 घंटे रहता है। हम लोग एमबीबीएस में पढ़ते थे 3 घंटे, पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है कितना आपका, 4 से 5 घंटे। तो आप इसको 4 से 5 घंटे याद रखिए। तो होता क्या है कि स्टमक के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है। और कौन सा, और गैस्ट्रिक जूस का नेचर क्या होता है, एसिडिक। हमेशा याद रखना, गैस्ट्रिक जूस का हाईली एसिडिक होता है। तो जो आपने जो बोलस जो खाया ना, वो बोलस आ जाता है स्टमक में और फूड के साथ वो अच्छे से मिक्स होता है। अब वो फूड के साथ मिक्स कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्टमक के अंदर क्या होते हैं, चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं, क्योंकि उसकी जो मस्कुलर वॉल होती है, हमने पढ़ा है कि इसकी भी मस्कुलरिस होती है। तो मस्कुलर वॉल जो होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे ना चर्निंग मूवमेंट होते हैं, और वो जो खाना होता है ना, और अच्छे से मिक्स हो जाता है गैस्ट्रिक जूस के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ इसी। और अब जो ये खाना होता है, इसको हम बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं चाइम बोलते हैं, कुछ काइम बोलते हैं। तो आप जो भी चाहिए बोलिए, पर इसका स्पेलिंग है CHYME। तो अगर कभी भी बोले कि काइम कहाँ पे बनता है, तो काइम बनता है गैस्ट्रिक जूस के बाद। जब बोलस मिल जाता है तो स्टमक के अंदर काइम बनता है। ठीक है, तो बोलस कहाँ था, बोलस था आपका ओरल कैविटी में। एक एमसीक्यू ये हो गया। और काइम कहाँ होता है, काइम होता है आपका स्टमक के अंदर। ये कभी गलत मत करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो ये हमने पढ़ा था भाई, कुछ प्रो एंजाइम होते हैं जैसे कि पेप्सिनोजन। तो अब ये पेप्सिनोजन प्रो एंजाइम है, ये लेटेंट स्टेट में होता है। तो इसको एक्टिवेट कौन करता है, तो इसको एक्टिवेट करने का काम करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमेशा याद रखना, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेप्सिनोजन को कौन एक्टिव करता है, तो वो करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और फाइनली पेप्सिनोजन बन जाता है पेप्सिन। तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो और फाइनली ये पेप्सिन है कैसा एंजाइम, तो जैसे हमने पढ़ा था कि भाई एमाइलेज था, तो एमाइलेज क्या कर रहा था, सॉरी हाँ, तो एमाइलेज क्या कर रहा था कि कार्बोहाइड्रेट पे काम कर रहा था। तो ये जो पेप्सिन है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इट इज़ अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ओके, तो ये हमेशा याद रखना है आपको। तो पेप्सिन करता क्या है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है प्रोटियोसिस में एंड पेप्टोन्स में। ओके, तो पेप्सिन जो है वो कभी भी गलत मत करना, पेप्सिन कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को प्रोटियोसिस में एंड पेप्टोन्स में। अच्छा, जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना आपका, उसके अंदर एक तो म्यूकस होता है और एक बाइकार्बोनेट भी होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था म्यूकस नेक सेल होती है, वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, बाइकार्बोनेट होता है। तो भाई इन म्यूकस का बाइकार्बोनेट का फंक्शन क्या है, तो इनके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक तो है कि ये लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं, जो आपने जो काइम बना उसको लुब्रिकेट करते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकस को लुब्रिकेट करते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर सिक्रीट होता है, जैसा कि नाम में ही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो, जो एसिडिक चीज़ें होती है ना, वो डैमेज करती हैं। तो जो स्टमक की जो म्यूकोसा होती है ना, जो म्यूकोसल एपिथेलियम होता है, वो भी डैमेज हो सकता है। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस में जो बाइकार्बोनेट और जो म्यूकस होते हैं ना, ये जो स्टमक की जो म्यूकोसा होती है ना, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको डैमेज ना कर पाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, HCl का जो pH कितना होता है, pH जो होता है HCl का pH काफ़ी कम होता है, हाईली एसिडिक होता है। तो इसकी वजह से जो स्टमक का pH है ना, वो लगभग 1.8 के आसपास आ जाता है। और जो पेप्सिन आपका जो एंजाइम है ना, वो हाईली एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं। तो इसीलिए पेप्सिक ना, जो पेप्सिन है आपका, वो स्टमक के अंदर अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, जो भी एकदम न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनके अंदर ना एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रेनिन। ठीक है, तो जो हम हमेशा याद रखना, कभी भी एमसीक्यू आए कि इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मिलता है, तो वो होता है आपका रेनिन। ठीक है, जो कि हेल्प करता है मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में। बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे माँ का दूध पीते हैं या फिर फार्मूला फीड पीते हैं, तो मिल्क पीते हैं। तो मिल्क की जो प्रोटीन होती है थोड़ी अलग होती है, तो उसके डाइजेशन के लिए उनके अंदर रेनिन नाम का एंजाइम होता है। ठीक है। अच्छा, और एक बात होती है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं, उसमें स्मॉल अमाउंट में लाइपेज भी होता है। हमने पढ़ा था गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, तो चीफ सेल उसको सिक्रीट कर रही थी, तो गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है काफ़ी स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में रहता है कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें बस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लाइपेज भी होता है, याद रखना। ये एमसीक्यू में काफ़ी टाइम आ चुका है कि गैस्ट्रिक लाइपेज भी कोई एंजाइम है। ठीक है। अच्छा, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।